बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। तब्दीली हुकूमत जो है, इतनी तब्दीली निज़ाम हुकूमत में नहीं ला सकी जितनी तब्दीली का शिकार खुद नज़र आती है। तब्दीली सरकार जिसने वादा किया था निज़ाम की तब्दीली का पहली तब्दीली जो आई वो इलेक्टेबल्स की हुकूमत जो है और इलेक्टेबल्स के ऊपर इन्हिसार करना, और फिर अब सदारती निज़ाम जो कि एक डिफेक्टो सदारती निज़ाम की सूरत में इस वक्त मुल्क में नज़र आ रहा है, उसकी तरफ जो है रुझान वो दिखाई देता है। कुछ अरसे में जबकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, एक डील जो है वो होने जा रही है। पहला वफाकी बजट पेश करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जिसमें चंद हफ्ते ही बाकी हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म का टेक्नोक्रेट्स को अहम ओहदों पे लेना और काबीना में नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की भारी तादाद, वही डिफेक्टो सदारती निज़ाम है जो सदारती निज़ाम की घंटी बजा रहा है। क्योंकि नए मुशीर ख़जाना के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वाज़े पैगाम दिया है और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन से जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया है कि वो अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। तो क्या ये टेक्नोक्रेट्स जो है ये पार्टी पॉलिसी और अवामी एहतसाब से मुबर्रा होंगे? क्योंकि अब्दुल हफीज़ शेख तो असद उमर की तरह अपने हल्के और पार्टी को जवाबदेह नहीं है। तो क्या बजट IMF के प्रोग्रामों और अवामी उमंगों की तर्जुमानी नहीं करेगा? और क्या पाकिस्तान में अमलन सदारती निज़ाम नाफिज हो चुका है? मुल्क में ये आधा तीतर आधा बटेर सिस्टम ही चलेगा या मुकम्मल सदारती निज़ाम जो है उसके लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ी से रंग पकड़ेंगी? ये तो वो सवालात हैं जो अभी कल जो तब्दीलियाँ जो सामने आई हैं उसके नतीजे में सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं जो अब ज़्यादा खुल के सामने आते चले जा रहे हैं कि वज़ीर जहांगीर तरीन जो है, जब उस एक 5 मशीरों पे मबनी उस जो एक तश्कील दिया गया है बेंच जो कि वज़ीर ख़जाना की जगह पे काम करेगा और ख़जाना के अमूर को लुक आफ्टर करेगा, उसके साथ जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी मुंसलिक हैं। तो क्या असल वज़ीर ख़जाना जो है वो जहांगीर तरीन होंगे? क्या पंजाब का अगला जो कप्तान आ रहा है वो भी जहांगीर तरीन की मर्ज़ी से आएगा? क्या असद उमर के खिलाफ पार्टी के लोगों ने साजिश की? और ये जो चौधरी निसार का नाम सुनने में आ रहा है पंजाब की इस वक्त दौड़ में, ये किस दर्जे सही है? क्या वो पंजाब असम्बली का हल्फ जो है वो उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं? मुस्लिम लीग काफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो बढ़ते हुए राब्ते हैं वो किस तरफ रुख इख्तियार करेंगे? ये सारे वो सवाल हैं जो तब्दीली की के साथ जुड़े हुए हैं, जिस पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मेहमान हैं साबिर शाकिर साहब जो कि एक मारूफ तज्ज़ियाकार और एंकर हैं, और उनके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास साहब ने, अगैन एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और उसके साथ साथ तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप दोनों को वेलकम कहूँगी और मैं अपनी गुफ्तगू जो है उसको शुरू करना चाहूँगी कि साबिर शाकिर साहब, 22 साल जदोजहद और नई काबीना में मुशर्रफ और जरदारी के दिए हुए पुराने चेहरों की भरमार, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये आप समझ रहे हैं कि जो रीशफल किया गया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी का मजहर है? देखें, ये बात बिल्कुल ज़ेर बहस रहती है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जनरल अयूब खान साहब के जो थे फेवरेट, और ये जनरल के अयूब खान साहब फेवरेट से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ चले जाएं तो ज़ियाउल हक साहब नज़र आते हैं, काफ लीग की तरफ जाएंगे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब नज़र आएंगे। पॉलिटिकल प्लेयर्स वही हैं और मुख्तलिफ़ जमातों में ये सर्व करते हैं, और ज़्यादातर इन्हीं प्लेयर्स के साथ ही ये सियासी जमातें अपना काम करती हैं। जो नए चेहरे आते भी हैं उनको फ़र्स्ट टाइम बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर भी कुछ PTI के अपने फेसेस मौजूद हैं, जिनमें मुराद सईद हैं, फैसल वाडा हैं, अली जैदी हैं, और इस तरीके से, और सबसे बड़ा फेस इमरान खान साहब खुद हैं। जहाँ तक है परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना का, तो यही चेहरे मुस्लिम लीग नवाज में भी थे। आपको याद होगा मुसद्दिक मलिक साहब और ज़ुबैर साहब, ये बिल्कुल दो नए फेस थे। ज़ुबैर साहब केयर टेकर गवर्नमेंट में भी थे और उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के वो तर्जुमान बने। फिर दानियाल अजीज़ साहब मुस्लिम लीग नवाज, वो भी तलाल चौधरी साहब, इस तरीके से बाकी बेशुमार लोग, सिकंदर बोसन साहब, लेकिन ये तो बहुत सारी मुशर्रफ की काबीना में जो थे। ये तब्दीली की देखें, तब्दीली की ये 100% तब्दीली का तो एक लंबा प्रोसेस चाहिए कि नई फसल तैयार हो सियासत की, तो उसके बाद ही कोई नई फसल आएगी तो बात बनेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि फौरी तौर पे कोई ऐसी जमात बने
क्योंकि आपको पता है इलेक्टेबल्स का भी एक फ़िलॉसफी चली थी और फिर ये इलेक्टेबल्स आ जाते हैं, तो ये भी तो हर जमात में मौजूद होते हैं, ठीक है। और जैसे ही मौसम चलता है उस तरफ चल पड़ते हैं। ये मजबूरियां बन जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, ये लोग जो हैं। ठीक है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, इमरान खान साहब अपने जो इंडिजिनस फेस था असद उमर साहब, उनकी मौशी पॉलिसियों से तो मुत्तफिक हो नहीं सके, मुतमईन हो नहीं सके। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और परवेज़ मुशर्रफ दौर के जो लोग आए हैं, उनकी कारकर्दगी जो है, जो कि आए भी इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि वो आज़ादाना फैसले करेंगे, आप समझते हैं कि वो चल पाएंगे उस तरह से और ये रिफ्लेक्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी को? शुक्रिया। देखिए, अभी जब साबिर बात कर रहे थे, ये बात ठीक है कि हर जमात में इस तरह के लोग आते हैं, एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में चले जाते हैं। भुट्टो का रेफरेंस दिया अयूब खान के। जब अयूब खान ने भुट्टो को पिक किया था तो भुट्टो का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं था। भुट्टो ने अयूब खान को छोड़ के सियासी जमात बनाई थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी का वजूद आया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ात तक तो ये बात ठीक है कि वो अयूब खान की कैबिनेट का हिस्सा थे, बड़े फेवरेट थे, लेकिन सियासी तौर पे जब उन्होंने जमात बनाई तो उस वक्त अयूब खान की कैबिनेट से निकल आए थे। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं बनता, अगर फ़र्ज़ करें वो एजाज शाह पे क्रिटिसिज्म करते हैं, तो फिर जिस वक्त उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को लिया और उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया तो बड़ा सीरियस पीपल्स पार्टी के अंदर से भी बड़ा सवाल उठा। जी। और ये बात भी उठी कि आज भी चौधरीज़ के पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो जस्टिस मुश्ताक ने सज़ाए मौत दी थी, वो कलम आज भी उनके पास बहैसियत तोहफ़े के तौर पे उनके पास मौजूद है। जी, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सवाल क्यों उठता है? इसलिए उठता है कि इमरान खान की 22 साला सियासत में ये वाहिद नैरेटिव था, वाहिद बयानिया था जिसको उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और ये नहीं है कि उनके पास लोग नहीं थे। देखिए, तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा उरूज और सबसे बड़ा जलसा कौन सा था? 30 अक्टूबर 2011। उसमें एक आध आदमी को छोड़ के उनके पास वो ब्रीड थी जिसने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ बनाया और वो उसको मकबूलियत का एक रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद आप देखें कि उसके बाद तहरीक इंसाफ चली गई इलेक्टेबल्स में, और इलेक्टेबल्स में जब आप तहरीक इंसाफ चली गई तो आज तहरीक इंसाफ अगर कैबिनेट उठाएं तो तहरीक इंसाफ के वो लोग माइनॉरिटी में नज़र आते हैं जो जेन्युइनली तहरीक इंसाफ के साथ साला साल रहे, मुश्किल वक्त में रहे, और असल लोग ही वो होते हैं जो मुश्किल में आपके साथ हों। बिल्कुल। ये जितने लोग इन्होंने अब शामिल किए हैं, ये तो वो लोग हैं कि जो कल अगर हवा का रुख बदला तो ये सबके सब तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ होंगे। ठीक है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को अपने आप को मुख्तलिफ शो करना था, लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ भी उसी स्टेटस को की पॉलिटिक्स की तरफ चली गई। बिल्कुल सही। अच्छा साबिर शाकिर साहब, आप रिपोर्ट कर रहे थे तकरीबन 2 दिन पहले से, अगर सेफली कहा जाए, वैसे इससे भी ज़्यादा पहले आपने रिपोर्ट कर दिया था कि तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने उसको कंडेम किया कि ऐसी कोई तब्दीली जो है वो नहीं आ रही। असद उमर साहब उस दिन सुबह तक लाइल थे, शीरी मज़ारी साहिबा ये फैसला आ चुकने के बाद तक लाइल थी। तो आप अगर इतने बाखबर थे तो काबीना के अरकान जो है वो इतने बेखबर क्यों थे, और उनको क्यों नहीं मुशावरत, उन तक क्यों नहीं ये मैसेज जो है कन्वे हो सका टाइमली? अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जिन लोगों को तब्दील किया जाना था या जिनको फारिग करना था, ज़ाहिर है उनके साथ तो प्राइम मिनिस्टर ने मुशावरत नहीं करनी थी। तो जब हमने ये ख़बर दी तो ज़्यादातर रब्ता उन्हीं वज़ीरों के साथ किया गया, असद उमर साहब से कर लिया गया। ज़ाहिर है अब उनके साथ उनको तो फारिग करना था, उनसे कैसे प्राइम मिनिस्टर उससे पहले मुशावरत करते। ठीक। इसी तरीके से आमिर कियानी साहब, फवाद चौधरी साहब, तो इनसे किसी ने नहीं पूछा, इन्हीं से पूछा। और जहाँ पे मुशावरत हो रही थी वो ज़ाहिर है बहुत क्लोज सर्कल, इमरान खान साहब और चंद वज़रा उनके जो थे, शीरी मज़ारी भी उस हल्के में शामिल नहीं है, और शीरी मज़ारी भी शामिल नहीं है। शीरी मज़ारी साहब इंसानी हकूक़ को वो इंसानी हकूक़ को देख रही थी जी। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है। और खान जो है वो आपको पता है कैप्टन को रवायती सियासतदान नहीं है, इमरान खान साहब। ठीक है। वो
एक बिल्कुल एक क्रिकेट के मैदान में जैसे हर बॉल पे फील्ड तब्दील कर दी, जब दिल किया इस एक बॉलर को हटा दिया दूसरे को लगा दिया। तो जिन लोगों से मशावरत हो रही थी और जिन पार्टी रहनुमाओं से, उनसे हम भी उनमें से एक आध से राब्ते में थे, तो इसलिए ये चीज़ हम दे रहे थे। तो आइंदा भी, और इस बात की तस्दीक कल खान साहब ने औरंगज़ेब में भी कर दी है कि मैं इसी तरीके से खेलूँगा जैसे मेरा दिल होगा। अच्छा साबिर शाकिर साहब, लेकिन IMF के मुज़ाकरात क्रिकेट के मैदान में नहीं तय हो रहे होते ना, FATF की ग्रे लिस्ट का तयन भी नहीं हो रहा होता, मुल्क का वफाकी बजट भी नहीं आना होता, तो वहाँ पे तो चले तब्दीलियाँ समझ में आती हैं। ये इन सारे अहम इंटरनेशनल या हुकूमती इवेंट से पहले ये सारी तब्दीली जो है, जिसको लोग कह रहे हैं कि असद उमर पे एतमाद तो वज़ीर आज़म का था, तो क्या वज़ीर आज़म का एतमाद टूटा है या वज़ीर आज़म का एतमाद या चुनाव ही गलत था? देखिए, असद उमर साहब, इसमें कोई शुबा नहीं, इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा टैलेंटेड उनको समझते थे और इलेक्शन से पहले भी उनको कहा कि ये मेरे ओपनर बैट्समैन होंगे और ये वज़ीर ख़जाना होंगे। उसके बाद असद उमर साहब को चाहिए था कि मामलात में कोई कंटिन्यूटी और कोई स्टेबल, कोई तसलसल रखते। उनकी पॉलिसियों में हमें तसलसल नज़र नहीं आया और काबीना के इजलासों में भी 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि मामला शाउट तक गया और वज़रा ने बहुत हाथ खड़े किए कि हम आपकी पॉलिसियों को कैसे डिफेंड करें, आप हमें बताएं कि क्या कर रहे हैं आप। ये चीज़ इसी तरीके से डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की जो बेकदरी हुई, तो उन्होंने कहा मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं बताया। पता चला कि रात कोई 2-3 बजे व्हाट्सएप कर दिया गया था एक कि सुबह डॉलर का रेट ये होगा। ये चीज़ फिर महंगाई और ये सारे मामला जो थे, लेकिन सर वो एक चंद दिन पहले तक वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये आला सतह के मुज़ाकरात हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हुकूमती सतह पे किए जा रहे हैं। अगर उन्हें वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल नहीं था तो उनको उन मुज़ाकरात के लिए भेजा गया और फिर उसके बाद वो मुज़ाकरात से वापस आते हैं तो उनको जो इस तरह से बरतरफी, ये समझ में आती है। बात मैं आपकी तरफ भी आती हूँ साबिर शाकिर साहब इसी सवाल को, लेकिन मज़हर साहब मैं पहले आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगी कि जो टाइमिंग सारी चीज़ों की है, ये किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप की कामयाबी कह रहे हैं, या फिर ये वाकई परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन है? देखिए, एक तो ये कि PTI को और जो भी वहाँ इस्लामाबाद के हलके हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि साबिर शाकिर बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर रहे हैं जी, और अभी भी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड रहे हैं। गलतियाँ खैर कभी कभी रिपोर्टिंग में हर किसी से, हम सबसे ही मिसिंग्स भी हो जाती हैं और चीज़ें गलत भी होती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वेल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर्स, जो चंद एक वेल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर्स हैं उनमें से साबिर वन ऑफ देम। दूसरी बात ये कि तरदीद, एक तो ये कि आप तरदीद करें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का मसला यही होता है, और अगर कोऑर्डिनेशन ना हो वज़ीर आज़म हाउस के साथ तो और ज़्यादा वो होता है। उनके राहदारियों में जो लोग रहते हैं और ऐवानों में जो लोग रहते हैं उन्हें कम ही पता होता है। हद तो ये है कि जब वज़ीर आज़म को निकाला जाता है तो वज़ीर आज़म को भी नहीं पता होता कि शाम को उसे निकाला जाने लगा है। वो दोपहर को बेनज़ीर भुट्टो को 6 अगस्त 1990 को नहीं पता था कि शाम को उनको निकाले जाने वाला है। जुनेजो साहब जब गैर मुल्की दौरे पे थे तो उनको नहीं पता था कि उनको जब वो वापस इस्लामाबाद लैंड करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ चूँकि ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये बात सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड वो है तो फिर बहुत से वज़ीरों को फिर पंजाब में भी तब्दीली होनी चाहिए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली होनी चाहिए। और दूसरे ये कि क्या हम इसका सारा मलबा सिर्फ असद उमर पे डाल दें, इन सारी पॉलिसीज़ का सारा मलबा असद उमर पे डाल दें? क्या असद उमर ये चाहते थे कि IMF में जाया जाए? एक कन्फ्यूजन था, और अगर IMF में जाने का फ़ैसला था तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ़ एग्जीक्यूटिव, वो फाइनल अथॉरिटी थे, वो कहते कि जाएं जी IMF में जाना है नहीं जाना। तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी एक कन्फ्यूजन था, ठीक है, और चूंकि उसका एक रीज़न ये था कि शायद प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उस तरीके से, और हर किसी का होता है कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, वो डिपेंड करता है अपने एडवाइज़र्स पे, और प्राइम मिनिस्टर असद उमर को अपना ओपनिंग बैट्समैन बना रहे थे और ओपनिंग बैट्समैन समझते थे
ये रियलाइज नहीं कर पाए कि वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। जी ठीक है, सो आपको लगा ये कि जो कुछ एरर वहाँ पे भी एग्जिस्ट इस करता है। चीज़ ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, जो ब्रेक लेना है तो सॉरी मैं इंटरप्ट करते हुए यहाँ पे ब्रेक के लिए रुक रही। ब्रेक के बाद हमने कुछ बहुत अहम बातें जो है पंजाब के हवाले से भी करनी है, लेकिन ब्रेक पहले। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। साबिर शाकिर साहब, तब्दीली की हवा का रुख जो है पहले केपीके की तरफ होगा या फिर पंजाब की तरफ? उसमें मेरा ख्याल है पंजाब पहले होगा। सबसे पहले तो मैं मज़हर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा कर दूं कि उन्होंने इतनी तारीफ़ की है, और चूँकि वो मेरे बॉस भी रहे हैं ARY में, और हमने कुछ काम मिल के भी किए हैं, कुछ ख़बरें मिलकर भी ब्रेक की हैं उसके लिए। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है बाकी तब्दीली का, तो कल औरकज़ई जलसे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बहुत खुल के इजहार कर दिया कि जनाब महमूद ख़ान साहब आप भी सुन लें, और बुज़दार साहब भी यकीनन सुन रहे होंगे। तो पंजाब में भी मुझे लगता है कि तब्दीलियाँ पहले होंगी, लेकिन अभी यही डिस्कशन चल रही है कि बजट से पहले या फिर बजट के बाद। शहबाज गिल तो कह रहे हैं कि कोई तब्दीली नहीं आ रही। चौधरी सरवर शहबाज गिल भी फवाद चौधरी की तरह कह रहे हैं कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैं वही बात मज़हर साहब कह रहे थे ना कि जिसने जाना हो उसको नहीं पता होता, यानी वो भी जा रहे हैं। मोहम्मद खान जुनेजो साहब की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसालें दी मज़हर साहब ने। इसी तरीके से ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे जी। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में हमने उनसे पूछा कि सुना है आप से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, या आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या आपको फारिग किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ना मुझसे किसी ने इस्तीफ़ा मांगा, ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा, ना मुझे फारिग किया जा रहा है, सब बुलशिट है ये। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब किस वजह से सिक्योर है सर? साबिर शाकिर साहब, मैं आपको मैं एक छोटी सी बात, तो शाम को ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब से ने इस्तीफ़ा दे दिया। अगले दिन अखबारात में जो खबरें छपी थीं, ऊपर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का ये बयान था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, ना मुझसे इस्तीफ़ा मांगा, और नीचे था कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। अच्छा। तो ये चीज़, तो जहाँ तक है ताल्लुक़ CM पंजाब का, तो मेरा अपना ख्याल है कि चेंजेस आ रही हैं, ज़ेरे गौर हैं, और ये कब फाइनलाइज होती हैं, क्योंकि अगला CM अभी तलाश किया जा रहा है। अच्छा। जैसे ही अगले CM पे इत्तेफाक होगा तो अज खुद मामलात उस तरफ जाएंगे। चौधरी निसार इस नंबर्स में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? चौधरी निसार साहब बिल्कुल उनको इस रेस में शामिल हो चुके हैं वो, क्योंकि वो अब आ रहे हैं कि मैं ओथ ले रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो चौधरी निसार साहब का मसला है कि वो कई कश्तियों के सवार हैं। वो किसी एक कश्ती में अगर सवार होते, PTI में शामिल होते, तो आज ऑलमोस्ट वो नंबर 2 होना था उन्होंने, लेकिन उस वक्त उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, और वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ ही देखते रहे, शरीफ फैमिली की तरफ देखते रहे, और आखिर वक्त तक इंतज़ार करते रहे शायद टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, और वो दोनों कौमी असम्बली के इलेक्शन हार गए, सूबाई सीट जीते। तो अभी भी चौधरी निसार साहब का मसला ये है कि वो दोनों तरफ विकेट के चारों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और आज जो इतलात थी कि जी पहले वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, जबकि दूसरी इतला है कि उनके साथ कोई 22-24 आदमी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के MPs, उनका क्लेम है कि उनके साथ हैं। अच्छा। तो वो एक धड़ा बना के तो कुछ जोड़ तोड़ कर लें। ठीक है। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आपको भी लगता है सर कि ये सारा कुछ जो है ये इवेंचुअली इस तरफ लीड करेगा? मुस्लिम लीग काफ की क्या इसमें अहमियत होगी, और आप कैसे देख रहे हैं पंजाब के मुस्तकबिल को? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत जल्दी में फ़ैसला नहीं होगा ये, ख़ास तौर पे पंजाब का। उसकी वजह ये कि उस्मान बुज़दार साहब को इमरान ख़ान, ये सही है कि वो असद उमर को भी बहुत ज़्यादा उनको डिफेंड करते रहे हैं और उनके फेवरेट्स में रहे हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी को वो सराहते रहे हैं। अब वो कारकर्दगी क्या रही है, ये बड़ा सवालिया निशान है, और इस पे ज़्यादातर लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं उनसे। तो वो उनके जहन में ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है ये जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं होगा। और शायद जो एजाज़ शाह साहब को
वज़ीर दाखिला लाया गया है उसका और दीगर अवामिल के अलावा पंजाब की सियासत पे एजाज़ शाह साहब बहुत काम करते रहे हैं मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे रह के, और शायद PMLQ का भी सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ है, क्योंकि PMLQ की कहते हैं मुबैना तौर पे तश्कील में एजाज़ शाह साहब का बड़ा अमल दखल रहा है। ठीक है। और आने वाले पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन बड़े मुबैना तो आप तकल्लुफ़न लगा रहे हैं उसमें। जी दुरुस्त का आपने साबिर शाकिर साहब। जी मैंने साबिर सही कह रहा हूँ, लेकिन कि मुबैना तो आप तकल्लुफ़न लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन यही मैंने कहा कि उनका जो टास्क है, उनको लाने का जो एक रीज़न लगता है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब को कोई बैकअप सपोर्ट जो है वो दी जा रही है, और अगर यही है तो फिर शायद उस्मान बुज़दार साहब को कम से कम बल्दियाती इलेक्शन तक कोशिश की जाएगी। लेकिन अगेन अगर वो ये नहीं करते तो ये सवाल ज़रूर आएगा कि जी क्या असद उमर से बेहतर कारकर्दगी रही है, क्या अगर कारकर्दगी ही की बुनियाद है तो फिर उस्मान बुज़दार की तब्दीली क्यों नहीं, फिर महमूद ख़ान के सवाल पर और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। तो मुझे लगता है ये कि एक तो PMLQ को एतमाद में उनको ज़रूर लेंगे, वो उस्मान बुज़दार साहब को पुश करना चाहते हैं क्योंकि PMLQ को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। लेकिन साबिर ज़ाहिर बेहतर बता सकते हैं। मेरे ख्याल में आपकी क्या एक उम्मीदवार चौधरी निसार की बात की उन्होंने, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार मुझे राजा बिशारत लगते हैं। अच्छा, राजा बिशारत लगते हैं। आप एग्री कर रहे हैं साबिर शाकिर साहब? जी अच्छा, चल राजा बिशारत का नाम मदद साहब इसलिए ले रहे हैं कि वो पिंडी में मुकीम है। अच्छा, शायद तो एक चीज़। दूसरी बात, मेरा अपना ख्याल है कि राजा सबसे ज़्यादा वज़ारतें इस वक्त उनके पास हैं। उसकी अच्छा, मैं साबिर शाकिर साहब यहीं से कंटिन्यू करूंगी एट दिस वेरी पॉइंट के कौन ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं हम इम्पोर्टेंट कैंडिडेट बन के सामने आएगा पंजाब में, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। साबिर शाकिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब में तब्दीली के हवाले से बात हो रही थी, तो वो आप क्या समझते हैं किन नामों पर गौर हो रहा है? एक तो आपने चौधरी निसार का जिक्र कर दिया, मज़हर निसार साहब ने राजा बिशारत का जिक्र किया, आप मज़ीद क्या नाम इसमें ऐड करना चाहेंगे? ये मुस्लिम लीग काफ भी इसमें शामिल है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक से ज़्यादा मैसेज गए हैं, और लंदन में चौधरी शुजात हुसैन साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी इस पे काम कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आगे कर दिया जाए और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो अददी अक्सरियत है वो उनको दे दी जाए। ये पैगाम उनको गया है, लेकिन माजी में चूँकि काफ लीग के साथ कोई अच्छा काम चौधरी बिरादरान के साथ ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली ने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए वो ज़रा फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल किस्म की एक सिचुएशन है पंजाब में। और एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब एक बैठे थे चंद लोगों के साथ, तो बुज़दार साहब पे बहुत तनकीद हो रही थी, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, कोई अगला नाम बताएं फिर CM का। तो उसके बाद सारे खामोश हो गए कि अब अगला नाम कौन होगा। फ़लाँ हो सकता है, नहीं जी वो भी ठीक नहीं है, फ़लाँ तो वो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने मसला सिर्फ ये है कि PTI के पास भी अगला नाम फ़ाइनल नहीं हो रहा। जैसे ही अगला नाम फ़ाइनल होगा तो तब ये चीज़ होगी। काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी निसार अली ख़ान साहब, बहुत सारे इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। फिर ख़ुद इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब भी इस मामले में कोई अच्छा कैंडिडेट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल चीज़ है कि पंजाब की ग्रिप हो और पंजाब में काम किया जाए, क्योंकि अगला इलेक्शन भी वही जीतेगा जो पंजाब से जीतेगा। और अगर पंजाब एक दफ़ा हाथ से निकल गया तो फिर जो पीपल्स पार्टी का हाल हुआ वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और अगर ये पंजाब वापस PMLN के पास चला जाता है तो ऐसी सूरत में भी ज़ाहिर है फिर PMLN वापस आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक नाम अगर हतमी होता तो
फिर अब तक तो तब्दीली आ चुकी होती। ठीक है, ठीक है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, ख़जाने के हवाले से बात की जाए तो जो एक 5 रुकनी मुशीरान का एक बना है, उसकी सरबराही जो एक तरह से वज़ीर आज़म कर रहे हैं, लेकिन उनके कन्वेयर जो है वो जहांगीर तरीन है। पंजाब के हवाले से भी इंटरव्यूज़ जो कर रहे हैं जहांगीर तरीन कर रहे हैं। असद उमर के साथ जो मुखालफत का बयान आया था जहांगीर तरीन साहब का आया था। तो मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ों में आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी तनकीद करती थी अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो नवाज शरीफ साहब करते थे। अब जहांगीर तरीन हर मामला हर फैसला वो ही कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ों का बड़ा सेटबैक हुआ है इमरान खान को। एक जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से और दूसरा अलीम ख़ान की वजह से। अब जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान ऑलमोस्ट एक ही ग्रुप के लोग हैं और उसके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी और चौधरी सरवर वग़ैरह हैं। तो जो इस वक्त इमरान खान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ के कम से कम 3 ग्रुप जो है वो पंजाब में मौजूद हैं और यही खुशकिस्मती है उस्मान बुज़दार की कि चूँकि तहरीक इंसाफ में इतना इख्तलाफ है और तहरीक इंसाफ में ये बड़ा सवाल होगा अगर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम आता है, क्योंकि उसमें एक तरफ तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें PMLQ को फ़ायदा होगा, लेकिन PMLN से अगर लोग जा सकते हैं तो वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में Q लीग में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये वर्किंग ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम यही हो रही है कि PMLN को उस तरीके से पंजाब में ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो सके जिस तरीके से उनको एक्सपेक्टेशन थी कि PMLN टूट जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से PMLN टूट नहीं पाई पंजाब में। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र तो चौधरी किया है अपनी जगह साबिर शाकिर साहब ने कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो चौधरी निसार के साथ हैं और वो ये बात तो की है उन्होंने। आप क्या समझते हैं? लेकिन इस वाले से मैं बात कंटिन्यू करूँगी। ब्रेक की इजाज़त दीजिए। ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम यहीं से बात का सिलसिला जोड़ेंगे। प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, आप पंजाब की सियासी सूरत हाल के ऊपर तबसरा कर रहे थे। साबिर शाकिर ने भी गुफ्तगू में इंदिया दिया था कि चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून के कुछ ग्रुप्स की और अरकान की हिमायत और तायीद हासिल है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में कामयाबी नहीं हो सकी, जबकि अभी कहा जा रहा है कि हालिया जो उनके ऊपर सख्ती है उसका ताल्लुक भी है कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ से राब्ते बढ़ाने की कोशिश की। तो आप नहीं समझते कि कोई ऐसी सूरत हाल पंजाब में इवॉल्व होने वाली है? देखिए, मुझे चौधरी निसार कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं लग रहे और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि या तो चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार करें और उसके बावजूद भी देखिए अगेन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं और साबिर भी बेहतर बता सकते हैं। देखिए, पंजाब में बरादरी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और 2-3 बरादरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आरई हैं, कश्मीरी हैं, जाट हैं और आरई सबसे ज़्यादा इस लिहाज से इन्फ्लुएंशियल होते हैं इस उसमें। दूसरे ये कि इस वक्त PTI की अगर हालत है तो PTI में सदर्न पंजाब की जो लॉबीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जहांगीर तरीन है, दूसरी तरफ शाह महमूद हैं, तीसरी तरफ जनूबी पंजाब है। ये याद रखें कि PTI की गवर्नमेंट जो है इस वक्त चाहे मरकज़ में हो या पंजाब में हो वो 4 पिलर्स पे खड़ी है और वो उनके अलाइज हैं। उसमें PMLQ है, उसमें जनूबी पंजाब महाज है, उसमें BNP बेंगल है, उसमें MQM है जी। और इसमें पंजाब में ये दो जो ग्रुप्स हैं ये बहुत अपने लिहाज से इन्फ्लुएंशियल हैं। Q भी है और जनूबी पंजाब महाज भी। ठीक है। तो जो PTI के लिए इसलिए कोई बहुत आसान फैसला नहीं है कैंडिडेट को पिक करने का। ठीक है। उसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि अनटिल अनलेस बहुत कंसेंसस हो इमरान खान उस्मान बुज़दार की जगह अगर किसी कैंडिडेट पे कंसेंसस होगा तो लाएंगे, वरना मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार को ही चलाएंगे। अच्छा, गवर्नर पंजाब की तब्दीली किस दर्जे में मतवक्को है साबिर शाकिर साहब? बहुत सारे लोग परवेज़ इलाही को गवर्नर पंजाब की जगह भी देख रहे हैं। वो इसीलिए ये ख़बर जनरेट हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो रिविज़िट कर लिया जाए। अच्छा। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गवर्नरशिप दे दी जाए। अच्छा। ताकि ये जो कोलिशन है इनकी ये अच्छे तरीके से चलती रहे, क्योंकि इस वक्त वो स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब और वो चाहते हैं कि मोनस इलाही को फेडरल मिनिस्टर भी बनाया जाए, मोनस इलाही को बनाया जाए या फिर शाफे
हुसैन जो चौधरी शुजात साहब के बेटे उनको बनाया जाए। ठीक तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये पैगाम पहुंचाया था कि जनाब आप हमारी तरफ से भी आप उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर आप तैयार हों तो मुस्लिम लीग नवाज़ की अददी अक्सरियत आपके साथ होगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए चल रही हैं क्योंकि काफ लीग का अपना ख्याल है कि जितना भी मैक्सिमम जो गेन किया जा सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही गेन किया जाए जब तक इनकी हुकूमत है। फिल वक्त वो ऐसा कोई काम ना करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत हो और नीचे हम जो इस वक्त मौजूद है जो कुछ पावर शेयरिंग हुई है कहीं इससे भी ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या कहना चाहिए धुंधली सी तस्वीर है। ठीक है। अच्छा, सदारती निज़ाम देख रहे हैं हम अज़हर अब्बास साहब, आइंदा आने वाले दिनों में मुकम्मल सदारती निज़ाम, कोई रेफरेंडम या फिर एक कौमी हुकूमत, ऑल पार्टीज़ कौमी हुकूमत, या पार्लिमानी निज़ाम कोई, इसी सूरत हाल में डिफेक्टिव सदारती निज़ाम के 11 से ज़्यादा नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसी सूरत हाल को चलता हुआ देख रहे हैं? नहीं, मुझे कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही इस हवाले से। मेरा ख्याल है पार्लिमानी निज़ाम ही चलेगा। इसी पर मजमूई आम तौर पे जो डिस्कशंस हैं वो ज़रूर है कि वो हर कुछ अरसे बाद ये फिलर ज़रूर छोड़े जाते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत आसान नहीं है ये काम और इसके बड़े रिपरकशंस हैं, पॉलिटिकल फॉलआउट्स हैं, ये डिबेट्स और डिस्कशन चलते रहने चाहिए, कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन मुझे पार्लिमानी निज़ाम ही चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही। अच्छा साबिर शाकिर साहब, आपको भी पार्लिमानी निज़ाम ही चलता नज़र आ रहा है या आप कोई रेफरेंडम देख रहे हैं? देखिए, सिस्टम कोई आनन फानन तो तब्दील होता नहीं है, और अगर सिस्टम में तब्दील होना भी है तो वो थ्रू पार्लियामेंट होगा। वो पार्लियामेंट में रेफरेंडम का ऑप्शन भी मौजूद है, अमेंडमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं होगा कि एक ऐसा बिल पास हो जाए कि जी आज के बाद सदारती निज़ाम होगा, ये नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा आपको सियासी ढांचा तब्दील करना पड़ेगा अगर आप पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम की तरफ जाते हैं। जिसके कितने चांसेस हैं? ये कोई 2-4 दिन का भी नहीं, ये 2-4 महीनों का भी काम नहीं है, बल्कि एक लंबी डिबेट है। इसके लिए लंबा काम, तवील बहस के बाद एक तफसीली रिव्यू होगा, क्योंकि सदारती निज़ाम का मतलब ये है कि उसके बाद सूबों की हैसियत क्या होगी, क्या सूबे इसी हैसियत में काम करेंगे या फिर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आएंगे, यूके का मॉडल होगा या अमेरिका का मॉडल होगा या फ्रेंच मॉडल होगा, कौन सा मॉडल होगा और किस मॉडल के तहत सदारती निज़ाम आएगा, ये सारी चीज़ें अभी देखनी है। ये फिल वक्त तो ये बहस मैं कहता हूँ कोई इसमें सिर नहीं है संजीदगी वाली बात, क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही थी पहले, उससे अब ये आ गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कौमी सतह पे ये डिस्कशन शुरू हो गई है। लेकिन ये लंबा काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ रहने के लिए। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।